नमः बृहत्तरै समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। मैं जय हिंद सर। 2023 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,000। आप लोग तो विज्ञापन की घोषणा अखबार में आपने पढ़ा होगा, नया नया न्यूज। उसी को मैं देखते हुए सुपर टेट का जो होता है प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें 10 नंबर की जो संस्कृत भाषा, उसी को लेकर आज हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग संधि टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी गई अच्छे अच्छे परीक्षाओं में ये पूछा जाता। आप जानते हैं ना, ये संधि एक ऐसी टॉपिक है ना, यानी हिंदी में भी 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 या 3 रहते हैं, और इसके बाद संस्कृत में 3 से या 2 सवाल हरदम, यानी 6 सवाल इसे यानी पूरे सुपर टेट में संधि टॉपिक से मिलेगा। जो लड़का संस्कृत का संधि का ज्ञान बढ़िया रखता है वो हिंदी का संधि बहुत आसान से समझ लेगा, वही सब होता है। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का जो संधि वाला पार्ट से अध्याय है उसी को हम सामान्य अध्ययन करेंगे। तो मित्रों आज चलो शुरू करते हैं क्लास को अपनी हम। इसमें देखिए जो संधि शब्द होता है, संधि शब्द, इसे ये देखिए संधि शब्द का अर्थ ही होता है मेल होता है। सवाल पूछा जाता है कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। और संधि किस लिंग में चलती है, तो आपका ये संधि शब्द पुल्लिंग में चलती है। और एक सवाल इसमें और छुपा रहता है कि संधि जो होती है, संधि का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम इसका संहिता भी कहा जाता है। अब मेरे प्यारे मित्रों इसके बाद चलेंगे इसकी व्याकरणिक जो बनावट होती है संधि की, इस पे थोड़ा नज़र रखेंगे। यही भी आता है ना कि संधि जो शब्द होता है इसमें आपका सम उपसर्ग है, यानी सम उपसर्ग है इसमें। इसके बाद आपका ये धातु है, प्लस आपका ये जो दिया है तीसरे नंबर पर ये की प्रत्यय है। तो पूछा जाता है कि संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग, सम उपसर्ग है, धातु है, और प्लस आपका की प्रत्यय है। संधि शब्द का जो ये संधि शब्द किस लिंग में, तो पुल्लिंग में। मैंने बताया जो पुल्लिंग होता है संधि शब्द का दूसरा नाम संहिता, और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है, यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। अब इसके बाद संधि की परिभाषा चलेंगे। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, वही आज भी मैं भी बताऊंगा कि संधि की परिभाषा ये होती है एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। साफ साफ यही कहा जाता है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या जो विकार या जो चमत्कार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि। मैंने लिखा कि गण, ये गण प्लस आपका हो गया ये ईसा हुआ ना। अब देखिए गण का जो अंतिम यानी गण वाला जो ये इसको गण शब्द प्रथम पद है, इस जो होता है द्वितीय पद होता है। गण शब्द का अंतिम व्यंजन और व्यंजन में आपका देखिए इसमें अ छुपा है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका बड़ी है। अब दोनों को जोड़ेंगे, इसमें दोनों गुणादेश करें तो इसमें आ जाता है, ए आ जाता है। इसी को अब देखिए यानी अ और ई के स्थान पे आ जाना, यही क्या हो रहा है, यही चमत्कार और यही परिवर्तन, इसी को हम संधि कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आगे चल के हम इसको और व्याख्यान करेंगे, लेकिन अभी संधि का जो स्ट्रक्चर जो ढांचा है अभी हम आप लोग को वही बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले पन्ने का पहले हेडिंग का ही सवाल पूछा जाता है। लोग ज़्यादा बड़ा पढ़ने के चक्कर में छोटा आराम से चला जाता है। इसकी संधि की संस्कृत में भी परिभाषा पूछी गई। संधि का परिभाषा की वर्णानाम संधानाम संधि, यानी वर्णों का संधान करना। आपने देखा ना कि गण प्लस ईसे में भी अ का संधान किया गया, इसमें नया वर्ण आया था, वही बड़ा नाम संधानाम संधि, यानी वर्णों का संधान करना ही क्या होता है, संधि। कई बार परीक्षाओं पूछा गया, भराने के लिए आता है ना कि पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता, यानी ये परः सन्निकर्ष, यानी पर सन्निकर्ष आपका हो गया ये संहिता। यही संधि की संस्कृत की परिभाषा कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर इसमें संधि में कुछ आवश्यक कार्य होते हैं जो संधि में देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन जो बढ़िया जानता है वही जान पाता है ना। तो इसमें कहा जाता है कि संधि कहाँ आवश्यक होती, कहाँ नहीं मानी जाती, कहाँ संधि होगी, कहाँ कहाँ संधि की जाएगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम एक छोटे से श्लोक के माध्यम से बताएंगे। तो दिया इसमें
कि संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गये, यानी संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गये नित्या समासे वाक्ये तुसाम विवक्षाम पेक्षते। यानी कहने का मतलब संहिता माने संधि होता है। देखिए संहितेक पद यानी जो संहिता होती है हमारी, ये संहिता हमारी एक पद में भी हो सकती है, एक पद में भी हो सकती है, नित्य होगी वो भी। अब इसके बाद आपका ये धातु और उपसर्ग में भी होती है और नित्य समास है। और संधि हमारी आपका ये समास में भी संधि मानी जाती है। अब फिर दिया है कि वाक्य तुसाम विवक्षाम पेक्षते, यानी जो वाक्य होता है, वाक्य में जो कहते हैं संधि, वाक्य में संधि वैकल्पिक होती है, यानी इच्छा के अनुसार इस पे निर्भर संधि चाहे तो मैं कर सकता हूँ चाहे तो नहीं कर सकता हूँ। तो एक बार सवाल पूछा गया था कि क्या संधि वाक्य में हो सकती है, तो इसका आयोग ने आंसर माना नहीं, यानी वाक्य में संधि नहीं माना। उसमें बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग उसको तोड़ने में नियम से बेनियम हो जाता है, इसीलिए उसको संधि कुछ विद्वान नहीं मानते और कुछ लोग विकल्प मानते हैं। तो आप देखिए जैसे मैंने कहा ना संहितेक पदे नित्या नित्या धातु एक है ना, यानी संधि एक पद में जैसे आपने देखिए ये पौ प्लस अक है ना, पौ प्लस अक। आप देखिए इसमें पौ प्लस आपका हो गया ये अक। अब इसमें औ है ना, औ इसको औ करें तो ये एचो आयावत सूत्र के अनुसार इसमें आपका ये आव हो जाता, बन जाएगा आपका ये पावक। यानी संधि देखिए प और अक दो पद है ना, यानी दो पद में भी संधि बनती है, इसको केयर करना जरूरी है। फिर दूसरी बात बताई गई कि नित्या धातु उपसर्ग, यानी उपसर्ग संधि जो होती है ये संधि उपसर्ग और धातु दोनों में होती है। जैसे मैंने लिखा कि नी प्लस आपका अवसतः हो गया ना, यानी निवसतः, यानी इसका वही आपका यण संधि आ जाए निवसतः। नी आपका उपसर्ग होता है और एक अवसत एक प्रकार की धातु है नी अवसतः। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि संधि ये उपसर्ग में भी होगी और धातु से मिलकर ही बनाया जाएगा। हम उसके माध्यम से चल रहा हूँ ना। एक उदाहरण और दिए, उत प्लस अवलोक्यत, उदलोक्यत, यानी उत एक प्रकार का उपसर्ग होता है, अवलोकत यानी धातु, यानी धातु उपसर्ग में भी संधि बनाई जाएगी। फिर कहा कि समास में क्या संधि हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। देखिए कैसे होता है समास। कृष्ण प्लस अस्त्रम, आपने तत्पुरुष समास पढ़ा होगा ना, तो इसमें कृष्ण प्लस अस्त्रम, तो इसको जब तोड़ कर बनाएंगे ना तो ये प्रथम पद और द्वितीय पद का जो प्रथम पद का अंतिम व्यंजन होता है, संधि भर दो ही कार चलेगा। प्रथम पद का अंतिम स्वर व्यंजन होगा, द्वितीय पद का प्रारंभ अंतिम व्यंजन होगा। तो मैंने लिखा कि कृष्ण प्लस अस्त्रम, मैंने लिखा एक कृष्ण पद का अंतिम व्यंजन है ना, तो ड़ में हलन तो लगा नहीं, तो निश्चित इसमें अ छुपा है। फिर इसके बाद द्वितीय पद में आपका आया है कि अस्त्रम, यानी ड़ का अ और यानी अस्त्रम का अ दोनों को जब संहिता कराएंगे, मेल कराएंगे, तो आपका दीर्घ आ बन जाएगा। यही संधि का परिवर्तन होता जा रहा है, तो इसका बन जाता है कृष्णास्त्रम। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही था कि संधि जो होती है ये समास में भी हो सकती है, समास में भी बनाई जाती है। फिर कहा श्री प्लस ईसा बराबर सिरिसा, यानी छोटी, यानी श्री पद में आपका ये आपने देखिए आपके सामने मैंने लगाया हूँ, लिखा हूँ ये श्री में आपकी बड़ी की मात्रा है, इसके बाद ईसा में भी बड़ी, इन दोनों का मेल कराएं तो आपको बड़ी ही ले, तो बराबर बन जाता है श्रीसा। ये पूछा भी गया था श्रीसा में कौन सी संधि है, तो आपका यही दीर्घ संधि या सवर्ण दीर्घ सूत्र लगता है। एक सवाल यही आ रहा था कि संधि वाक्य में क्या हो सकती है, ते विवक्षाम पेक्षते, यानी ये विकल्प निर्धारित करती है, चाहे तो मैं संधि इसको बना भी सकता हूँ चाहे तो नहीं भी बना सकता हूँ। तो मैंने लिखा है राम गच्छति वनम, राम गच्छति, कुछ विद्वान बनाते हैं रामो गच्छति वनम भी कहते हैं, यानी इसका यही निचोड़ निकल गया कि पूरे वाक्य में संधि बनेगी पर उसका कोई मतलब लास्ट का विकल्प निकल जाता है, ये संधि नहीं बनती। सवाल पूछेगा क्या वाक्य में संधि आवश्यक होती है, तो हम लोग का आंसर ये हुआ कि नहीं होती है, नहीं, यही आयोग माना भी था। इसके बाद हम चलेंगे, संधि का ये रहा सामान्य परिचय। इसके बाद फिर चलेंगे अगले अध्याय पे, देखेंगे क्या होता है। संधि में देखिए, संधि में दो कार्य होते हैं ना, संधि में दो कार्य होते हैं। संधि में एक संधि कार्य होती है, एक संधि कार्य थी, दूसरा विच्छेद कार्य होता है। संधि का उल्टा विच्छेद होता है ना।
यानी संधि कार्य होती है। और संधि विच्छेद का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। जैसे रमा प्लस ईसा, इस समय ये क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े में विभाजित है ना, तो इसको हम विच्छेद कहते हैं। वही रमेश जब लिख दिया जाएगा, जब रमेश लिख दिया तो ये संधि कार्य हो गया। तो कहा कि दो स्वरों के स्थान पर नया स्वर आ जाना ही क्या होता है, भी संधि कहा गया ना। कहीं पर संधि लोप भी होती है और कहीं पर संधि में एक नया वर्ण भी आ जाता है। जैसे का एक नियम आया है, इसमें आपको संधि में देखने को मिलेगा कि दो स्वरों के स्थान पर नया स्वर का आ जाना। रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा। इधर देखिए रमा का आ ले लीजिए और उसका और ये इसका बड़ी ले लीजिए। जब दोनों का मेल कराएं तो आपका ए मिल जाता है, इसी नया वर्ण आ गया ना। इसी को हम क्या कहते हैं, ये संधि का नया नया वर्ण आ जाना। फिर कहीं कहीं पर विसर्ग का लोप हो, जैसे सगच्छति, सगच्छति का लोप करें तो इसका विसर्ग लोप हो जाएगा, हम पढ़ाएंगे आगे चल के। यानी विसर्ग संधि को विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग का स होगा, विसर्ग का ओ होगा, तमाम परिवर्तन होते रहेंगे, आगे चल के बताएंगे। अब फिर कहा कहीं पर दो व्यंजनों के बीच नया व्यंजन का आ जाना, यानी उपधा संज्ञा। धवन प्लस आश्रम, यानी धवन जो ना, ये धव आश्रम कहा जाएगा इसको। मेरे प्यारे मित्रों, आपको संधि में इसी तरह का जानकारी आगे चल के और विशेष मिलने वाली है। लेकिन अब हमको ये समझना होगा कि संधि, तो आपने संधि की परिभाषा जाना, संधि की व्याकरणिक बनावट जाना, संधि कहाँ आवश्यक होती, संधि कहाँ आवश्यक नहीं होती है, तमाम बातों को लेकर हम चल रहे हैं ना। अब फिर पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है। मेरे प्यारे मित्रों, जो आप लोगों का टेट सुपर टेट है ना, ये संधि का जो संधि जो होती है ना, ये पूरे व्याकरण शास्त्र इसका कई प्रकार से प्रयोग किया गया है। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग को कहना संधि 3 प्रकार की होती है। पहली संधि कौन सी होगी, पहली संधि देखिए स्वर संधि होती है, जिसमें स्वर का ही उल्लेख किया जाए। स्वर संधि का दूसरा नाम आपका अच संधि पूछा गया था, स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, अच होता है। और दूसरी संधि हमारा होता है व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि। व्यंजन का दूसरा नाम होता है हल संधि, व्यंजन का दूसरा नाम होता है हल संधि। और जो तीसरे प्रकार की संधि है जो विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि कहते हैं, जिसको विशेष संधि के भी नाम से जानते हैं। तो पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसके बाद इसका अलग अलग नाम से, स्वर संधि को संधि के भी नाम से जानते हैं, और व्यंजन को हल संधि के भी नाम से जानते हैं, और विसर्ग को विसर्ग नाम से ही जानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जो स्वर संधि, अब इसको बढ़िया से इस संधि का रहा समान परिचय हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ये थोड़ा सा लंबे हो गए, लेकिन इसको जरूर देखेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाकर किसी का दिल नहीं जीतना चाहता। मैं छोटा वीडियो बनाता पर जो इसका जो बनावट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। यही है, आज के लिए इतना ही रखिए। फिर इसके बाद कल से हम लोग जो अगली वीडियो बनेगी हमारी, उसमें स्वर संधि के हम पार्ट, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, सब एक एक करके बताएंगे। बस आज का हमारा मकसद था ये छोटा वीडियो बनाए संधि पर। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा तथा शेयर अवश्य करिएगा। इसके बाद मुझे भी ये पता है कि मेरे संधि में कितना दम आ रहा है, लोग कितने पढ़ रहे हैं। इसके बाद नए वीडियो पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नमो नमः।